शक्ति रानी शर्मा को इसलिए खड़ा किया क्योंकि उनकी शक्ति पर बीजेपी को भरोसा था, ये जो दिख रहा है मुझे। मैं सबसे पहले जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर काम करूंगी, जो बिजली, पानी और सड़क होती है। क्योंकि जब तक हमारी ये तीनों चीज़ें दुरुस्त ना हो तो इंसान का जीवन व्यर्थ होता है। तो ये मेरे ख्याल से जो भी विधायक होता है, ये उसका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने जनता की सेवा करे और जो उनकी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का काम करे। देखिए, सिर्फ ये इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई काम करना चाहे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। चारों मंडलों की अलग अलग मैनिफेस्टो बनाएंगे और वहाँ की लोकल ज़रूरतें हैं उनको समक्ष रख के हम वहाँ काम करेंगे। हम चाहेंगे कि जो HMT की फैक्ट्री बंद पड़ी है उसका दोबारा जीवोद्धारण हो, अन्यथा वहाँ पर कोई अच्छी बड़ी फैक्ट्री या कारखाने आए ताकि हमारे लोगों को वहाँ पे रोजगार मिल सके। कार्तिकेय शर्मा जी ने वहाँ पर बैठ के माँ कालिका के मंदिर में बैठ के ये वचन दिया है कि 2 महीने में मैं माँ कालिका की पार्किंग अपने निजी कोष से बनवाऊंगा। हमने सबसे पहले जो हमारा काम है इस क्षेत्र से नशा मुक्त बनाना है क्षेत्र को, और महिला को सशक्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है और मैं चाहूँगी कि मैं ये हर एक योजना हर महिला के पास घर घर तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल 100% गारंटी देती हूँ और मैं वो ही कहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, और ये सब कुछ मुमकिन है। मैं आप सबको आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये सब कार्य करने योग्य है और मैं करके दिखाऊंगी। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, चरम पर हैं और वोटिंग का काउंटडाउन ऑन है। हरियाणा की जो सीट नंबर 1 है, कालका है। जब आप दिल्ली से हिमाचल में चलते हैं तो हरियाणा के हिस्से की सड़क आकर के जहाँ रुक जाती है, हिमाचल से ठीक पहले, वो कालका है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, कालका शक्तिपीठ। और कालका सीट से बीजेपी ने शक्ति रानी शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो अम्बाला की मेयर हैं। और शक्ति रानी जी अभी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अभी मैं पूरे इलाके में घूम रहा था, देख रहा था कि सब जगह बैनर पोस्टर बीजेपी के हैं, गाड़ियां घूम रही हैं, नारे बज रहे हैं, वादे आपके चल रहे हैं, झुंड का झुंड बीजेपी का कार्यकर्ता नेता चल रहा है। एक माहौल मैंने उत्सव वाला देखा यहाँ, और चुनाव नतीजों से पहले नतीजे का इशारा भी मैंने महसूस किया है। क्या बीजेपी ने शक्तिपीठ से शक्ति रानी शर्मा को इसलिए खड़ा किया क्योंकि उनकी शक्ति पर बीजेपी को भरोसा था, ये जो दिख रहा है मुझे? देखिए, मुझे भी लगता है कि माँ कालिका मुझे बार बार इस धरती पे बुला रही है। मैं 2014 में भी यहाँ पे आई थी बतौर प्रत्याशी, और अब 2024 में भी आई हूँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं माँ की इसमें इच्छा है कि वो मुझे यहाँ बार बार यहाँ के कालका हल्के के लोगों की सेवा के लिए बुला रही है, और उन्होंने मुझे अब से दोबारा अवसर दिया है, तो उसकी मर्जी तो निश्चित तौर पे है। तो अभी आप लोगों से मिलने के लिए गई थी, दूर दराज के इलाकों में गई थी, किन इलाकों से होकर के आ रही हैं आप? देखिए, मैं बिल्कुल मोरनी के जो सबसे आखिरी छोर है वहाँ तक जाके आई हूँ, और वहाँ से हिमाचल से 3 या 4 किलोमीटर दूर था, और बहुत ही दुर्गम स्थिति में वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर। सड़कें बहुत ही बुरे हाल है। 3 किलोमीटर की सड़क थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं 20-25 किलोमीटर चल के जा रही हूँ। इतनी ऊबड़ खाबड़, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देखिए, सरकारें पहले भी बनती आई हैं और सब सरकारों में से किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली है। और आज मुझे गांव वालों ने कहा कि आज से पहले यहाँ कोई विधायक नहीं आया है, कोई बनने से पहले भी नहीं, बनने के बाद भी नहीं। तो ये दुख की बात है, क्योंकि वोट वो भी डाल रहे हैं, हक उनका भी उतना ही है हम पर, और मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह से उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए। अभी आपने कहा कि दूर दराज के इलाके में सड़क की हालत कैसी है। मोटे तौर पर पूरे इलाके में न सड़क को खस्ता हाल ही देखा है, पानी की सप्लाई को भी अच्छा नहीं पाया है। इसको लेकर के आपके इस विधानसभा सीट के लोगों को आप क्या भरोसा देना चाहती हैं? अगर आप जीत करके आती हैं तो ये तस्वीर यहाँ की बदलेगी? बिल्कुल, मैं उनको भरोसा दिलवा रही हूँ कि मैं सबसे पहले जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर काम करूँगी, जो बिजली, पानी और सड़क होती है। क्योंकि जब तक हमारी ये तीनों चीज़ें दुरुस्त ना हो तो इंसान का जीवन व्यर्थ होता है। आप सोचिए, सुबह उठ के नहाने के लिए घर में पानी ना हो, मुंह धोने के लिए पानी ना हो, तो कई क्षेत्र में तो ऐसा दिक्कत है कि 4-4 5-5 दिन पानी नहीं आता है, टैंकरों से पानी मंगाते हैं।
तो ये सुविधाएं जो है हर नागरिक का मुहैया होनी चाहिए। बिजली कहीं कहीं 3-3 दिन कट लगते हैं, कहीं 2 घंटे आती है, कहीं 3 घंटे आती है। पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इससे पूर्व में थी तो हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी। तो बल्कि वहाँ पर जिस गांव में मैं जाके आई हूँ बिजली है, पर लेकिन वहाँ पे सड़क नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा सबसे यही कहना है कि सबसे मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको सब मैं दुरुस्त करने का काम करूँगी और उसके बाद इस क्षेत्र को आगे लेके जाने का काम। क्या इसका कारण ये तो नहीं है कि विधायक जो होता है वो अपने इलाके की बेहतरी के लिए एक जरिया होता है? कांग्रेस के पास सीट थी पिछली बार में, कांग्रेस के विधायक ने काम किया नहीं और लोग उदास हो गए हैं। ये हालात कमोबेश उस कारण है। बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया और ये साफ दर्शाता है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में सड़कों का बहुत दुर्दशा हुई है। खास करके अगर आप दून क्षेत्र में जाएं, रायतन क्षेत्र में जाएं, मतलब अगर सड़कें नहीं हैं, वो मतलब ऐसा लगता है गड्ढे में सड़क है, सड़क तो है ही नहीं। तो लोग बहुत दिक्कत में रह रहे हैं। आप सोचिए कोई बीमार है और कोई किसी ने अस्पताल जाना हो तो इस सड़क में से कैसे जाएगा? मतलब जो बीमार व्यवस्था में वो ये किस मैंने हालत में महसूस किया। पहुंचेगा? तो ये मेरे ख्याल से जो भी विधायक होता है ये उसका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने जनता की सेवा करे और जो उनकी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का काम करे। अभी मैं जहाँ बैठा हुआ ये मोरनी का इलाका है। मैं पहली बार आया। इतनी खूबसूरत सी जगह है, पहाड़ियों से घिरी हुई है। हरियाणा का मुझे लगता है कि इकलौता ही ऐसा इलाका है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बाकी तो ज़मीनी है। इसके डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश है। अपने वोटर्स से आप क्या कहना चाहती हैं? मोरनी की तस्वीर कैसे बदल सकती है? देखिए बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है ये मोरनी और यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। हमने इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाना है। यहाँ पर हमारे पास एक काफ़ी ऊंचाई पे टिक्कर ताल भी है जहाँ पे अभी भी टूरिस्ट आते हैं। और जब पीछे बीजेपी की 5 साल सरकार रही तो यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई थी, पर लेकिन गति वहीं रुक गई है। उसको हमने और आगे लेके जाना है। हमने इसके साथ साथ यहाँ पे हमारी शक्ति पीठें भी हैं, हमने उनको भी उजागर करना है और टूरिज़्म के साथ साथ हमने धर्म स्थल जो हैं उनको भी अगली श्रेणी में ला के रखना है क्यों ये देवों की भूमि है। और यहाँ पर शीर्ष पे माँ कालिका है और हमारे गणेशपुर में भी हमारे गणेश जी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और हमारी मोरनी में भी हमारी बहुत सारी माताएं हैं। रायपुर रानी में भी हमारी देवियां हैं जो शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती हैं। उन सबको हम एक चाहते हैं कि ये एक धर्म स्थल की श्रेणी भी लाया जाए और इसको टूरिज़्म मैप पे भी लाया जाए। एक ऐसे कैंडिडेट्स में बात कर रहा हूँ जिसके पास अपना नज़रिया है कि हाँ बहुत सारे धर्मस्थल हैं, उनका विकास करके यहाँ रोज़गार भी पैदा किया सकता है, बेहतरी तो आएगी ही आएगी। ये मोरनी का पूरा इलाका है, यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती है। ये जब आप समझ रही हैं, आप अपने लोगों से कह रही हैं, तो पहले वाले लोगों ने क्यों नहीं समझा? देखिए सिर्फ ये इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई काम करना चाहे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, पर अगर काम ना ही करना है तो आप 100 बहाने बना सकते हैं। कि जैसे हमने इलाके में पूरे में घूमे हैं तो जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं उनका सिर्फ उन्होंने खुद एडमिट किया, हिंदुस्तान टाइम्स में उनका ये वक्तव्य लगा है, अगर आप चाहें तो खोल के पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं काम नहीं करवा सका लोगों के, मेरी चली नहीं, मेरी सरकार नहीं थी, मैं लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, आगे ये गलती नहीं होगी। आप सोचिए कैसा विधायक है जो खुद अपनी गलती मान रहा है कि मैंने 5 साल काम ही नहीं किया। संकल्प पत्र 4 हलके हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और मैं देख रहा हूँ कि पहली बार शायद है हिंदुस्तान में कि कोई कैंडिडेट चारों हलकों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र लेकर के लोगों के बीच में जा रहा है। ये मोरनी का संकल्प पत्र देख रहा हूँ। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि ये अर्ध पहाड़ी क्षेत्र घोषित कर देंगे। ये जो कालका हल्का है वो बहुत, उसका वर्ग स्थल बहुत लंबा है, लंबाई में आता है और उसका क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है और इसके 4 मंडल हैं और चारों मंडलों की भूगोल स्थिति अलग अलग है, तो ऑब्वियसली उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। तो हमने इसी को आगे रखते हुए, ये कार्तिकेय शर्मा जी का विज़न था जो सांसद है राज्यसभा से और जिन्होंने इस हलके को गोद भी ले रखा है, कि हम चारों मंडलों की अलग अलग मैनिफेस्टो बनाएंगे और वहाँ की लोकल ज़रूरतें हैं उनको समक्ष रख के हम वहाँ काम करेंगे। और जो ओवरऑल एक है हमारा नज़रिया पूरे क्षेत्र का वो अलग है,
पर लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं और या उनकी क्षेत्र के हिसाब से जो ज़रूरतें हैं उनको आगे हम रख के काम करेंगे। जैसे आप कह रही हैं कि मोरनी को अर्ध पहाड़ी क्षेत्र का दर्जा हम दिलवाएंगे, जी हाँ, बिल्कुल। इससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत हमारी कोशिश है कि हम प्राथमिकता के साथ इसके ऊपर काम करेंगे कि इसको अर्ध पहाड़ी क्षेत्र घोषित करवाया जाए, ताकि हिमाचल की तर्ज पे जैसे बद्दी में और इन जगहों पर यहाँ पर सब्सिडीज़ मिलेंगी, बाहर से निवेश आएगा, रोज़गार मिलेगा और यहाँ पे जो हमारे नागरिक हैं उनको और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में मिलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि हमें ट्यूबवेल लगाने की इजाज़त होती है कि सिर्फ हम 400 फुट तक जाते हैं, उतना ही कर पाते हैं। और लेकिन अगर हम अर्ध पहाड़ी क्षेत्र घोषित होता है तो हम और नीचे ज़मीन में और जा सकते हैं। इसी के साथ फॉरेस्ट की बहुत पाबंदियाँ लग जाती है और अगर अर्ध पहाड़ी क्षेत्र होता है तो वहाँ पर वो चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। जैसे इनको रास्ता चाहिए है, तो रास्ते में अगर फॉरेस्ट का लैंड आता है तो बहुत दिक्कत आती, परमिशंस नहीं मिलती हैं, तो बहुत इसकी वजह से बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। और अगर हमको ये घोषणा करने में हम सफल हो गए तो हमारी आधी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये जो गांव के लोग हैं उनकी बहुत सुविधाएं बढ़ जाएंगी। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी राहतें, बिल्कुल, रियायतें मिल डेवलपमेंट के जाती लिए हैं। बहुत रास्ते खुल जाएंगे। एक एचएमटी का इलाका पिंजौर का है। देश में लोग जानते थे कि एचएमटी की घड़ियां हैं, ट्रैक्टर है। आज की तारीख में सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। आप वायदा करती हैं कि वहाँ की सारी फैक्ट्रियां खुलेंगी। कार्तिक शर्मा राज्यसभा सांसद हैं, वो भी जाकर के बार बार ये दावा करते हैं। अगर ये खुलता है तो यहाँ की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप अपने लोगों से एचएमटी को लेकर क्या वादा करती हैं? देखिए, बहुत वर्षों से एचएमटी की जो फैक्ट्री थी, बहुत नोन फैक्ट्री थी, वो कारखाना बंद हो चुका है और वहाँ पर अभी सरकार ने कुछ 100 एकड़ में एक एप्पल मंडी बनाई है और उस एप्पल मंडी में बहुत सारा रोज़गार मिल रहा है। पूरा हिमाचल का जो सेब आता है वो सारा आके वहाँ से जमा होता है, वहाँ से आगे होता है। काफ़ी फ़ायदा हुआ है इसका, नौकरियाँ इसमें भी मिली हैं। ये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ था। और जो बाकी की अगर मैं बात करूं कि एचएमटी का जो मुद्दा है, सबसे पहले कार्तिकेय शर्मा जी यहाँ 15 अगस्त को आए थे, तो उस समय यहाँ से एक डेलीगेशन उनको मिलने गया था और उन्होंने 150 लोग हैं यहाँ पे जिनका वीआरएस रुका हुआ था। उनकी सारी उम्र की पढ़ाई जो कमाई थी जो वो वहाँ पर निलंबित हो गई थी। तो उन्होंने हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर कुमार स्वामी जी से मुलाकात की, उस डेलीगेशन को साथ में लेके गए थे वो, और उन्होंने उससे आश्वस्त हुए कि उन्होंने कहा कि ये क्लोज्ड केस है। पर लेकिन कार्तिक जी, आपको पता है जैसा उनका स्वभाव है, वो इंसिस्टेंट रहते हैं कि आप सर बताइए कि इसका क्या इलाज है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 150 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई के इसलिए रखी हुई थी कि हम कभी मकान बनाएंगे, अपने बच्चों की शादियां करेंगे या कोई रोज़गार खोल के देंगे बच्चों को, तो ये परिवार कहाँ जाए। तो उन्होंने उनको कोई एक युक्ति बताई है जिसको लेके उन्होंने जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं विवेक तनखा जी, उनके पास उनको लेके गए और वो वाला केस दोबारा से खोलने का काम किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द हमारे इन भाइयों का जो वीआरएस रुका हुआ है वो उनको मिलने का काम होगा। सरकार थोड़ी उन पे दया करेगी और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि जो एचएमटी की फैक्ट्री बंद पड़ी है उसका दोबारा जीवोद्धारण हो, अन्यथा वहाँ पर कोई अच्छी बड़ी फैक्ट्री या कारखाने आए ताकि हमारे लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल सके। रोज़गार को लेकर के इतना कमिटेड कोई कैंडिडेट है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप जितनी युक्ति हो सके दिल्ली से लेकर के यहाँ तक सब आजमा रही हैं ताकि जो एचएमटी है वो अपनी पुरानी हैसियत पा सके। यहाँ एक और कमी मैंने पाई, हॉस्पिटल की। अस्पताल बहुत अच्छा इलाज के लिए मैंने देखा नहीं। इससे पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि सिर्फ एचएमटी ही नहीं, यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री भी थी एसीसी की और वो भी बंद हो गई। तो बहुत सारे लोगों को उसमें भी रोज़गार मिला था और उसके बंद होने से बेरोज़गारी यहाँ बहुत बढ़ गई और कोई नया व्यवसाय यहाँ पे खुला ही नहीं। तो रोज़गार की बहुत दरकार है यहाँ पर और हमारा मानना है कि हम रायपुर रानी को अलग से डेवलप करने के लिए और मोरनी को इस क्षेत्र में अलग ही कोई ऐसे व्यवसाय बनाएंगे। जैसे विनोद शर्मा जी ने एक ऐलान किया है कि सरकार या तो यहाँ कोई शुगर मिल लगाए
ताकि यहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी वाले लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, अन्यथा मैं खुद यहाँ पे शुगर मिल लगा दूंगा। मैंने अस्पताल की बात उठाई आप। जी हाँ, मैं उसको बीच में इसलिए मुझे कहना पड़ा क्योंकि हम इस क्षेत्र में भी रोज़गार देना चाहते हैं। हॉस्पिटल की बात ऐसी है कि आज मरीज अगर कोई किसी को सीरियसनेस होती है तो या तो पीजीआई जाता है या पंचकूला जाता है। यहाँ पर खुद कोई ऐसा बहुत अच्छा अस्पताल यहाँ नहीं है, तो हमने ये माना है कि यहाँ पर हम एम्स का जो सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाने जा रही है सरकार, तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे क्षेत्र के लिए एक एम्स का सैटेलाइट हॉस्पिटल हमें प्रदान करें ताकि हमारी जनता को भी उसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बड़ा शक्तिपीठ है कालिका शक्तिपीठ, देश भर से लोग आते हैं। मैं जब कल गया तो पार्किंग की दिक्कत, आने जाने की वहाँ दिक्कत, उस शक्तिपीठ को बहुत बेहतर होना चाहिए था। और एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसके ज़रिए कालिका लोगों को अपनी तरफ खींचता है, उसके लिए कोई योजना? बिल्कुल, क्योंकि माँ कालिका तो हमारे शीर्ष पे बैठी हैं और उनका उद्धार करना, उस क्षेत्र उस एरिया का उद्धार करना तो हमें बनता ही है, क्योंकि उसके बिना हमारा जो कालिका है जाना ही जाता है माँ काली के से। तो हमने कार्तिकेय शर्मा जी ने वहाँ पर बैठ के माँ कालिका के मंदिर में बैठ के ये वचन दिया है कि 2 महीने में मैं माँ कालिका की पार्किंग अपने निजी कोष से बनवाऊंगा और मल्टी पार्क, जी हाँ, अपने आप से बनवाऊंगा और वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। क्योंकि ये दिक्कत आज की नहीं है, वर्षों पुरानी है और हैरानी होती है देखते हुए कि कई एमएलए आए, कई चले गए, पर कभी ने किसी ने इसकी सुध नहीं ली। एक संकट यहाँ का मैंने महसूस किया है, वो ड्रग्स का है। एक नेक्सस है, एक रैकेट है जो काम करता है, यहाँ के नौजवान उसके शिकंजे में हैं। और अगर आप विधायक बनती हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों को उस नेक्सस से आप मुक्त कराएं। इसको लेकर के आप गंभीर हैं? बहुत गंभीरता है इस मामले में। मैं अपने हर मीटिंग में, हर स्टेज से ये बात कह रही हूँ और कार्तिकेय शर्मा जी भी इस बात के लिए बहुत ज़ोर से आवाज़ उठा रहे हैं कि हमने सबसे पहले जो हमारा काम है इस क्षेत्र से नशा मुक्त बनाना है इस क्षेत्र को, क्योंकि बहुत सारे नौजवान बच्चे इसकी चपेट में आए हुए हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत बुरे अंजाम तक भी पहुंच चुके हैं। बहुत सारे घर के चिराग बुझ चुके हैं और जिस मीटिंग में मैं जाती हूँ, माताएं हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के एक दरखास्त करती हैं कि यहाँ से ये नशा ख़त्म करिए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ नशे की। बहुत जड़ पकड़ चुका है नशा यहाँ पर और इसको ख़त्म करने के लिए मैं पूरे कालिका वालों से, हमेशा वासियों से एक निवेदन करती हूँ कि मुझे प्लीज़ साथ दें मेरा, और मैं इस कृति को यहाँ से ख़त्म करने का काम करूँगी। अभी महिलाओं का जिक्र किया आपने। कोई भी माँ अपने बेटे को नशे के शिकंजे में देखती है या उसको मरता हुआ देखती है, इससे बड़ी तकलीफ होती नहीं है। लेकिन महिलाओं की स्थिति यहाँ वैसी नहीं है जैसी हरियाणा के उन हिस्सों में है जो दिल्ली से लगे हुए हैं। महिलाओं को लेकर के आपकी योजना? बिल्कुल, महिलाओं को सक्षम बनाना है और ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान कर रखा है कि हम 33% बराबरी का हिस्सा तो दिया ही है उन्होंने, और आगे जाके शायद और ज़्यादा भी इसमें परसेंटेज जुड़ सकता है। और महिला को सशक्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है और मैं चाहूँगी कि मैं ये हर एक योजना हर महिला के पास घर घर तक पहुँचाऊँ। हमारे मुख्यमंत्री जी नैब सिंह सैनी ने अभी घोषणा की है कि 2100 रुपये वो हर महिला जो 18 साल से 60 साल की उम्र की हैं उनके खाते में सीधा पहुँचेगा, और इसी तरह 500 रुपये का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। और हमारे घोषणा पत्र में भी हमने लिखा है कि हर मंडल में अलग अलग जहाँ पे गांव हैं उनके क्षेत्रों में हम गैस की एजेंसीज जो बहुत दूर से गैस लानी पड़ती है लाके उनके पास देंगे ताकि उनको सुविधा से गैस के सिलेंडर पहुंच सके। आपसे बात करते समय मुझे लग रहा है कि आपके पास इसके सर्वांगीण विकास का नज़रिया है कि कालिका मंदिर जो है उसका विकास कैसे होगा, एचएमटी की बेहतरी कैसे होगी, उसका पुराना गौरव जो है कैसे लौटेगा, मोरनी में डेवलपमेंट कैसे होगा, बाकी हिस्सों में सड़कों पानी का इंतज़ाम कैसे होगा, अस्पताल कैसे बनेंगे। ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट का आइडिया है आपने लोगों से कमिट किया है, अब इसी के आधार पर वोट देंगे। क्या इस बात की गारंटी आप देती हैं अपने वोटर्स को कि जितने भी वायदे मैं कर रही हूँ 5 साल के भीतर पूरा करूँगी? मैं बिल्कुल 100% गारंटी देती हूँ
और मैं वो ही कहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, और ये सब कुछ मुमकिन है। मैं आप सबको आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये सब कार्य करने योग्य हैं और मैं करके दिखाऊंगी। आप मुझे सिर्फ 5 साल का समय दें और मुझ पे विश्वास करके दिखाएं, मैं यकीनन ये सब डेवलपमेंट करके दिखाऊंगी। ये आपके पूरे इलाके में घूमने के बाद, आपसे बात करने के बाद मुझे इस बात का यकीन है कि बीजेपी की ये सीट अपने नतीजे से पहले अपना नतीजा दे रही है, और आपका नज़रिया, लोगों के बीच में लगातार आपका घूमना, आपको लेकर के यहाँ के लोगों की राय, यह सब कुछ जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, और इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हैं कि बहुत ये बहुत स्थितियां धन्यवाद आपने आपका। यहाँ। पर मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है, और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी भरपूर मिल रहा है, और मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे अपने बाहों में समेटा